लेट्स माइक न्यूज रैप। नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक में आपका स्वागत है। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा बनी महाराष्ट्र की पहली उप मुख्यमंत्री। निर्मला सीतारमण कल करेंगी बजट पेश, आम आदमी को मिल सकती है राहत की सौगात। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में कहा, ये साल टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का। अब खबरें विस्तार से। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार शनिवार को महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें लोक भवन में शपथ दिलाई। वहीं शरद पवार इस मौके पर मौजूद नहीं थे। शपथ लेने से पहले उन्होंने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। ये पद अजीत पवार के 28 जनवरी को बारामती में प्लेन क्रैश में निधन के बाद खाली हुआ था। शपथ ग्रहण समारोह में सांसद सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र विधान परिषद की डिप्टी चेयरपर्सन डॉक्टर नीलम गोहे और अन्य एनसीपी नेता मौजूद रहे। सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व ससद्विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी गांभीर्यपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता। दूसरी तरफ एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये अजीत पवार की भी इच्छा थी और इसे जरूर पूरा होना चाहिए। शरद पवार ने बताया कि अजीत पवार, शशिकांत शिंदे और जयंत पाटिल के बीच विलय को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी थी और 12 फरवरी को इसका ऐलान होना था, लेकिन इससे पहले ही अजीत पवार का निधन हो गया। सूत्रों के मुताबिक 17 जनवरी को बारामती में शरद और अजीत पवार की मुलाकात हुई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। शरद पवार ने साफ कहा कि परिवार में कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने अजीत पवार को काबिल और समर्पित नेता बताते हुए कहा, वो हमेशा जनता के लिए काम करते थे। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने एनसीपी विलय को लेकर शरद पवार के बयान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पवार साहब का बयान ये साफ दिखाता है कि फैसले कोई और ले रहा है। वहीं जयंत पाटिल और शरद पवार के बयानों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, क्या बीजेपी एनसीपी को खत्म करने का आखिरी चैप्टर लिख रही है? हो रही थी, जिसका उल्लेख जयंत पाटिल जी ने भी किया, खुद शरद पवार साहब ने भी किया। तो इससे प्रतीत होता है कि क्या भाजपा राष्ट्रवादी को ख़त्म करने का आखिरी चैप्टर लिख रही है? ऐसी भी शंकाएं उत्पन्न होती है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि अजीत दादा के जाने के बाद शरद पवार जी को पता न हो और निर्णय हो रहे हो। तो ये निर्णय कौन कर रहा है? हो सकता है कि वो अपने दल को अभी भी अलग समझ रहे हो और उनके ज्येष्ठ नेताओं ने ऐसा निर्णय लिया हो, और पवार साहब की इस तरह से टिप्पणी आना और फिर अलग अलग नेताओं की टिप्पणियाँ आना, तो इससे साफ संकेत है कि कुछ तो भी ऐसा हो रहा है जिसमें परिवार इन्वॉल्व नहीं है। खैर, सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनने की खबरों पर शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा कि उनको शुभकामनाएं हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ये उनका लगातार 9वां बजट होगा, जो वैश्विक अनिश्चितता और नाजुक व्यापार हालात के बीच आ रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2027 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.8 से 7.2% तक बढ़ सकती है। बजट के दिन शेयर बाजार खुला रहेगा। एनएसई और बीएसई दोनों में सामान्य कारोबार होगा। निवेशकों को बड़े ऐलानों की उम्मीद कम है, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स में राहत और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स न बढ़ाने की मांग तेज है। इधर 1 फरवरी से सिगरेट, तंबाकू और पान मसाले पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और हेल्थ सेस लागू होगा, जिससे ये उत्पाद महंगे हो जाएंगे। एसबीआई चेयरमैन सीएच शेट्टी ने कहा कि सरकार राजकोषीय अनुशासन बनाए रखेगी और टैक्स राहत की गुंजाइश सीमित है। वहीं बजट में रेलवे, बैंकिंग, एमएसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर खास नजर रहेगी, जहां किसी भी घोषणा से बाजार में हलचल संभव है। केंद्रीय बजट को लेकर देश के 1.1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक बजट 2026-27 से 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं।
इसी बीच कर्मचारियों की शीर्ष संस्था CCGEW ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। संगठन ने साफ कहा कि अगर 8वें वेतन आयोग, OPS बहाली और अन्य मांगों पर फैसला नहीं हुआ तो 12 फरवरी 2026 को देश भर में एक दिन की हड़ताल की जाएगी। कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगों में 50% DA को बेसिक में मर्ज करना, 20% अंतरिम राहत देना और NPS UPS को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना बहाल करना शामिल है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट मई 2027 तक आएगी और नई सैलरी 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में लागू होने की संभावना है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने केंद्रीय बजट 2026 को लेकर कहा, इस बजट से जनता को कोई राहत नहीं मिलेगी। रोजगार के अवसर छिन गए हैं, महंगाई बढ़ रही है, किसानों को उनके उत्पाद का उचित दाम नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा मनरेगा योजनाओं से मजदूरों को लाभ नहीं मिल रहा और GST के कारण व्यापारियों की कमर टूटी हुई है। यूपी के अयोध्या में GST के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। बीते दिनों उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में इस्तीफा दिया था। प्रशांत कुमार ने कहा कि उन्होंने बिना किसी दबाव के फैसला किया और अब वो अपने कार्यालय में सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि शंकराचार्य विवाद और ब्राह्मण विरोधी अभियान के आरोपों के बीच इस्तीफों का दौर शुरू हुआ था। बरेली से सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद अयोध्या से प्रशांत कुमार का इस्तीफा सुर्खियों में आया। उन्होंने अपने बयान में अपने भाई विश्वजीत सिंह पर गंभीर आरोप लगाए, कहा कि उनका भाई मऊ गैंग का सक्रिय सदस्य है, रंगदारी वसूलता है और लोगों को धमकी देता है। इसी मामले को लेकर फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र का विवाद भी उठा था। प्रशांत कुमार ने स्पष्ट किया कि प्रमाण पत्र उन्हें CMO मऊ के कार्यालय से जारी हुआ था, फिर भी बार बार फर्जी बताने की कोशिश की जा रही थी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को बद्रीनाथ धाम की गाड़ू घड़ा यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा गया। यह यात्रा धाम के कपाट खुलने से पहले की सबसे अहम परंपरा है और 4 धाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। ये न्योता ऐसे समय भेजा गया है जब शंकराचार्य और प्रयागराज माघ मेला प्रशासन के बीच विवाद चल रहा है। प्रशासन ने उनसे शंकराचार्य होने के सबूत मांगे थे। उन्होंने इसका जवाब भी दिया है। इसके बाद वो मेला छोड़कर काशी चले गए। शुक्रवार को उन्होंने CM योगी से हिंदू होने का सबूत मांगा। उन्हें 40 दिन का समय दिया है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल की अगली सरकार भाजपा की होगी। उन्होंने दावा किया कि TMC की सभाओं की तुलना में आज के सम्मेलन में भाजपा के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति इसे स्पष्ट कर रही है। अमित शाह ने कहा, ममता दीदी का समय समाप्त हो गया है और बंगाल में अब भाजपा की सरकार बनने वाली है। उन्होंने ममता सरकार की आलोचना करते हुए कहा, ममता जी ने मां, माटी, मानुष का नारा दिया, लेकिन राज्य को पूरी तरह से बंटाधार कर दिया। अमित शाह ने यह भी याद दिलाया कि पहले कम्युनिस्ट पार्टी ने बंगाल को पिछड़ा बनाया और अब भाजपा इस ऐतिहासिक भूमि को नए विकास की राह पर ले जाएगी। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में जोरदार गिरावट देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर चांदी करीब 1,10,000 रुपए टूट गई, जबकि सोने में लगभग 20,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। अब 1 किलो चांदी 2,91,000 और 10 ग्राम सोना 1,49,000 रुपए पर आ गया है। वहीं 29 जनवरी को चांदी 4,01,000 और सोना 1,69,000 रुपए पर था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रिकॉर्ड हाई के बाद निवेशकों ने भारी प्रॉफिट बुकिंग की। वहीं फिजिकल डिमांड भी कमजोर रही। इसके अलावा CME ने सोने और चांदी पर मार्जिन बढ़ा दिया है, जिससे ट्रेडर्स पर दबाव बना और बिकवाली तेज हो गई। सराफा बाजार में भी चांदी 40,000 और सोना करीब 9,000 रुपए सस्ता हुआ है। फिलहाल विशेषज्ञ निवेशकों को सतर्क रहने और सोच समझकर निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।